तुम ये कहोगे इंडिया जो कर रहा है गलत कर रहा है। एक बात याद रखना कि पांडवों ने भी ना सालों साल कौरवों का अत्याचार झेला था अपने राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बनाए रखने के लिए। पर वो मिली कब? जब कृष्ण भगवान ने फाइनली अर्जुन से उसके शस्त्र उठवा दिए। तो भाई ध्रुव राठी ने वीडियो डाल दी है फाइनली। काफी ज्यादा ध्रुव को इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भाई तुमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो है, जो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा है, उसके ऊपर तुमने कुछ भी कवर नहीं किया, कुछ भी बात नहीं की। तो लेट्स जस्ट वॉच दिस। आई रियली होप इसमें ध्रुव कम से कम ऐसी बात ना कर रहा हो कि वो एक सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर अपना पॉलिटिकल एजेंडा पुश कर रहा है। आई रियली वुड नॉट लाइक ऑल ऑफ दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। नमस्कार दोस्तों, 10 मई की शाम को इंडिया पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर हो जाता है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बताते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमारे देश के डीजीएमओ को 3:35 पर कॉल किया था। इस कॉल पर दोनों साइड सहमति जताते हैं कि शाम के 5 बजे से लैंड, एयर, सी हर जगह से फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोक दिया जाएगा और एक सीज फायर हो जाएगा। लेकिन पब्लिक को इसके बारे में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू पता चलता है। ट्रंप कहते हैं कि रात भर टॉक्स चली जिन्हें अमेरिका ने मीडिएट किया और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू कर दी। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ इस चीज पर? ओ भाई ये वाला एडिट जो है वो बहुत लोगों को ऑफेंड करने वाला है, क्योंकि ध्रुव का जो काफी बड़ा हिस्सा ऑफ ऑडियंस है वो उसका ऑडियंस इसलिए है क्योंकि वो करंट सरकार को लगातार कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करता रहता है। डेफिनेटली कमेंट्स में काफी गाली बक रहे होंगे अब तक लोग। लेट मी सॉर्ट इट बाय न्यू फर्स्ट। भाई हाँ अपनी अपनी भाषा में लगे पड़े। फेक नेगेटिव कंटेंट बनाने पे ज्यादा व्यूज मिलते हैं। ओनली इंडियन बायस वीडियो दिस टाइम। हम समझे आप सच्चे हो मगर आप गोबर भक्त हो। ध्रुव राठी गोदी मीडिया। ध्रुव भाई आज तो परेशानी होने वाली है आपको। रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाएं, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इसी मामले को ही देख लीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप टीआरएफ ने। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक शैडो ग्रुप है। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में 9 अलग अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइव्स का कोई लॉस ना हो। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया उससे फिर एक बार साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। And after India's precision strikes on terror camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, Islamabad retaliated by shelling civilian villages along the line of control. पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग देखने को मिली एलओसी पर। इतना ही नहीं, उन्होंने मोटार्स और शेल्स से बमबारी भी करी इंडियन सिविलियन घरों पर। बॉर्डर के पास मौजूद पूंछ का शहर, वहां पर कम से कम 16 लोग मारे गए। टोटल में 59 लोग इंजर्ड हुए, जिनमें से 44 लोग सिविलियंस थे। Total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by पूंछ के बट पाकिस्तानी न्यूज़ में ये बोला जाएगा कि हमने रिटेलिएशन किया क्योंकि हमारे सिविलियंस मारे गए। दैट्स द लेवल ऑफ मैनिपुलेशन जो इस टाइम पे चल रहा है उनके मीडिया में। वो लिटरली इस बात को प्रूव करने में लगे हुए हैं कि भाई हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं। हमारे जो लोकेशंस को हिट किया है, इवन जो मस्जिद वगैरह वो हिट किया है, उनमें इनोसेंट लोग थे। वहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा था। आपको झूठ बोला जा रहा है। पूरी दुनिया मिलके आपको झूठ बोल रही है। केवल और केवल पाकिस्तान आपको सच बता रहा है। द होल वर्ल्ड इज स्टूपिड एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। और लोग मान रहे हैं। रेजिडेंट हरचरण सिंह ने बताया कि उनके दोस्त रिजवान अपने बच्चों के साथ थे जब एक शेल उनकी गाड़ी पर आ गिरा।
उनके दोनों बच्चे, एक 14 साल का और एक 12 साल का, मारे गए। द इंडिपेंडेंट में छपी इस फोटो को देखिए। 12 साल के ये मासूम ट्विंस जैन और जोया, पूंछ में जब बमबारी हुई तो एक बम इनके घर पर आकर गिरा। अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए ये किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे थे कि तभी गली में एक और बम आकर गिर जाता है और अब ये दोनों दुनिया में नहीं रहे। Stuff like this is why the world hates Pakistan. They're not just bad neighbors. It's not just India that has a problem with them. पूरी दुनिया में कोई पसंद नहीं करता इनको। इनके पिता रमीज खान इंजर्ड हो जाते हैं और अब ये हॉस्पिटल में है। जो मिलिट्री पूरे होशो हवास में इस तरीके से बेगुनाह सिविलियंस पर अटैक करे, मासूम बच्चों की जान ले, क्या उसे आतंकी नहीं कहा जाना चाहिए? आज का ये वीडियो दोस्तों पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस चैनल पर करीब 6 से 7% व्यूअर्स पाकिस्तान से आते हैं और मुझे लगता है उन तक ये सच पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है जो उनका मीडिया, उनकी सरकार और उनकी मिलिट्री उनको कभी नहीं बताएगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने जिन 9 टेररिस्ट साइट्स को अटैक किया उनमें से जरा कुछ को गौर से देखिए। मुरीदके में मरकज ताइबा जो हाफिज सईद का हेडक्वार्टर्स है। हाफिज सईद जिसे यूनाइटेड नेशंस साल 2008 में आतंकवादी डेजिग्नेट कर चुका है। 2012 में अमेरिका ने इस पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। यही जगह टेरर ग्रुप लश्कर-ए-ताइबा का नर्व सेंटर है। दूसरी जगह जिसे टारगेट किया गया, मरकज सुभान अल्लाह, ये मसूद अजहर का बेस है। इसे भी साल 2019 में यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। ये जगह इसके आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है। तीसरी साइट मुजफ्फराबाद का साइदना बिलाल कैंप, लश्कर और जैश के रिक्रूट्स को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और कौन देता है ये ट्रेनिंग? पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस। चौथी साइट मुजफ्फराबाद का सवाई। वाओ, दैट्स मेस्ड अप। और फिर ये लोग कहते हैं कि भाई हमारा किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमें नहीं पता हमारे देश में क्या चल रहा है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस में शायद रॉ एजेंट्स हैं। अभी पिछला ही वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें ही कोई बोल रहा था ये बात। दैट्स शेमफुल भाई। और क्या वर्ड है मेरे पास, दैट्स जस्ट नाला कैंप, यहां पर पहलगाम हमले के आतंकियों की ट्रेनिंग हुई थी। बाकी 5 साइट्स भी ऐसे ही हैं। कोई आतंकियों का इनिशियल इंडक्शन सेंटर है, तो कोई इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर है, तो कोई ट्रेनिंग कैंप है। ये सब ऐसी जगह हैं जहां पर तैयारियां की जाती हैं आतंकी हमले करने की। ऐसे आतंकी हमले जिसमें ना सिर्फ इंडियंस मारे जाते हैं बल्कि पाकिस्तानी लोग खुद भी मारे जाते हैं। पेशावर स्कूल मैसेकर याद है? 2014 का वो दिल दहला देने वाला आतंकी हमला जहां कम से कम 132 मासूम बच्चों की जान गई थी। To the latest on that school tragedy in Pakistan, the death toll from the Taliban's horrifying attack topping 140, almost all of them young students. पाकिस्तान के ही देश के एक आतंकी संगठन TTP और इन्हीं चीज़ों को एज एक्सक्यूज यूज करके ये लोग कहते हैं कि हम भी टेररिस्ट के अगेंस्ट जो है फाइट कर रहे हैं, कि हम खुद इन्फ्लिक्टेड हैं इस प्रॉब्लम से। बट देन जब कोई और इनकी गलतियां पॉइंट आउट करे, द मास्टर ऑफ डिनायल्स, इनके पास बहाना रेडी रहता है। हमने नहीं किया, हम इन्वॉल्व नहीं थे, और फिर गलती से इनसे कभी ना कभी फ्यूचर में ये एक्सेप्ट हो जाता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं था। दिस इज वाई दे हैव बीन लूजिंग क्रेडिबिलिटी ओवर द ईयर्स, दुनिया में हर जगह, हर न्यूज में। बट इनके लोग नहीं मानेंगे। टीटीपी ने इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी। टीटीपी का फुल फॉर्म तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। आप पूछोगे इन दोनों खबरों में क्या लिंक है? लिंक यही है कि एक ऐसी जगह जो आतंक का अड्डा बन चुकी हो, वहां के खुद के बच्चे भी अनसेफ होंगे ही। एक और लिंक देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया की सिर्फ कुछ दिन पहले की न्यूज रिपोर्ट। इसी टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के 20 लोगों को मार डाला और 2 को मारा बलोच इंसर्जेंट्स ने। इससे कुछ ही दिन पहले बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने बोलान में एक पाकिस्तानी मिलिट्री व्हीकल पर अटैक किया। इस IED अटैक में पाकिस्तानी आर्मी के 8 सोल्जर्स मारे गए और 6 क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इससे एक हफ्ते पहले BLA ने एक और IED अटैक किया था। 10 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स मारे गए थे। ब्रो, पाकिस्तान का भी पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब है। और एक प्रेडिक्शन है, एक एस्ट्रोलॉजर का मैंने एक रील देखा कि उसके प्रेडिक्शंस जो हैं वो लॉकडाउन के टाइम से 2020 के टाइम से सच हो रहे हैं। और उसने ये कह रखा है कि बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड 2033-34 तक पाकिस्तान के 5 हिस्से हो जाएंगे। अब वो कितना सच होगा कितना नहीं वो तो देखा जाएगा, बट फिलहाल 2 हिस्से तो ऐसा लग रहा है कि हो सकते हैं।
Baloch Liberation Army that has targeted a convoy of Pakistani officers. 10 Pakistani army personnel have been killed in this attack. ऑफिशियल एस्टिमेट्स कहते हैं कि पिछले 20 सालों में टीटीपी 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार चुका है। वो कहावत सुनी है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज से बात करते हुए ये बात एडमिट भी करी। न्यूज प्रेजेंटर याल्दा हाकिम ने कहा, मैंने एक डिफरेंट वर्जन सुना है इस कहावत का कि अगर बबूल का पेड़ तुम बोओगे, बबूल का पौधा बोओगे तो कांटे तो उगेंगे ही। और ध्रुव भाई, जो आपने सालों से न्यूट्रलिटी का चश्मा लगाए रखा था, जो ऑब्वियसली पता क्या होता है, जब आप किसी और की वॉर देख रहे हो, पैलेस्टाइन की और इजरायली लोगों की देख रहे हो, तो एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से देखना बहुत आसान हो जाता है। बट जिस दिन कलेश आपके घर में लग जाए ना, उस दिन ये सारी न्यूट्रलिटी की बातें ना खिड़की से बाहर चली जाती हैं। उस दिन आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बातें करनी पड़ती हैं। और जैसे ही आप फैक्ट्स के साथ बात करोगे ना, जैसे ही आप अपने देश को डिफेंड करोगे, यू आर गोइंग टू ऑफेंड अ लॉट ऑफ पीपल। ध्रुव का कमेंट सेक्शन जाके तुम देखो, अभी बाय न्यूज सॉर्ट करो। ऐसा नहीं है लोग सपोर्ट में नहीं बोल रहे, बहुत लोग सपोर्ट में भी बोल रहे हैं, बट यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ मेनी पीपल आर कर्सिंग ध्रुव फॉर दिस वीडियो। जो लोग आज तक ये बोलते थे दी ओनली एजुकेटेड यूट्यूबर इन इंडिया, अच्छा इंसान, एजुकेटेड इंसान, नॉन बायस्ड इंसान जो पॉलिटिकल कंटेंट बनाता है, आज वो इसको गाली दे रहे हैं। वो कह रहा है भाई तेरे से बड़ा झूठा नहीं देखा, तुझे हम अच्छा इंसान समझते थे। तो मतलब आपके हिसाब से ये इंसान इज अ गुड इंसान as long as his opinions are aligning with your opinions। जब तक उसका नैरेटिव आपके नैरेटिव से अलाइन कर रहा है, जब तक वो बात बोल रहा है जो आप सुनना चाहते हो, तब तक ये अच्छा इंसान है। बट द डे ये फैक्ट्स स्टेट कर देता है, ही इज अ बैड पर्सन। वाओ। तो आई वंडर प्रॉब्लम किसकी तरफ है, क्योंकि आपने फिर इस इंसान को सही रीजंस के लिए फॉलो नहीं कर रखा। अगर उसका इंटेंशन ये है कि मैं अपनी पाकिस्तानी ऑडियंस तक, जो कि मिस इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि उनका मीडिया जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन इस लेवल पे स्प्रेड कर रहा है कि वो मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं। अगर उसका पूरा का पूरा मुद्दा ये है कि मैं इन्फॉर्म करूं अपनी ऑडियंस को जो इतने साल मेरे साथ लॉयल रही है, मेरे लिए लॉयल रही है मेरे चैनल पे, तो वो ऐसी बातें बोल रहा है, तो आज आपका भरोसा उठ गया इस इंसान से। आप कह रहे हो कि भाई ये खराब आदमी है। आप इसको इसलिए पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि ये न्यूट्रल बात करता है। ये प्रूफ है इस बात का। दैट्स सैड। That's sad for Dhruv actually। कि क्या सर आप इस बात को एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बैकिंग, सपोर्ट, ट्रेनिंग और फंडिंग करने का? You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations। तो इस पर ख्वाजा आसिफ जवाब देते हैं कि 3 दशक यानी 30 सालों से ये गंदा काम हम करते आए हैं, अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए और इवन ब्रिटेन के लिए। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West। By the way, मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं अभी, क्योंकि मैं साथ साथ थोड़े थोड़े रीड कर रहा हूँ, जिनमें लिखा हुआ है कि आप इंडियन न्यूज़ उठा के क्यों कोट कर रहे हो, इंटरनेशनल न्यूज़ पे क्यों नहीं बात करते। तो भाई ज़रा आंखें खोल के देखो, शायद आपको पढ़ना नहीं आता, पर बॉटम राइट पे लिखा हुआ है कर्टसी स्काई न्यूज़। ये औरत आपको बरखा दत्त लग रही है क्या? क्या बोलते हो भाई तुम? Including Britain। उन्होंने कहा कि ये गलती थी और इसी वजह से हमने सफर किया है। That was a mistake and we suffered for that। मार्च 2019 में फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इस बात को एडमिट किया था। उन्होंने कहा था कि ये जिहादी आउटफिट्स तब से एग्जिस्ट कर रहे हैं जब अफगानिस्तान में सोवियट्स के खिलाफ यूएस लेड अफगान वॉर हुई थी और वो दशकों से यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। पहले की गलती तो इमरान खान ने मान ली थी, लेकिन अभी की सच्चाई एडमिट नहीं करी। ये कहा कि पाकिस्तान अब ऐसे सभी जिहादी ग्रुप्स को बंद कर चुका है, उनके लिए कोई जगह नहीं। ख्वाजा आसिफ ने भी पाकिस्तान ना डज नॉट लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स, जो मुझे प्रॉब्लम लगता है। इनसे गलत काम अगर करवाए भी जा रहे हैं तो देर ऑलवेज थ्रोन अंडर द बस। इनको ऐसे अबैंडन कर दिया जाता है, अबे हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है, जो कर रहे हैं ये अपने तरफ से कर रहे हैं, अपनी वजह से कर रहे हैं, अपने दिमाग से कर रहे हैं। ऐसे अबैंडन करके भागते हैं इनको सारे, जिन के लिए अगर इन्होंने आज तक काम किया है। इस अजम्पशन पे मैं चल रहा हूँ कि जो ये बात कह रहे हैं वो सच है, कहीं ना कहीं वो गुस्से में, इमोशन में या नर्वसनेस में एक सही बात निकली है उनके मुंह से, बट उसके बाद भी ना सीखना और फिर से वही काम दोहराना, क्योंकि इस बार शायद चाइना आपको उंगली कर रहा है पीछे से।
दैट्स कॉल्ड बीइंग डम। भी इसी तरीके से पहले की गलती तो मान ली, लेकिन अभी की बात पर डिनाइल मोड एक्टिव हो गया। स्काई न्यूज के एंकर ने जब पूछा कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन टीआरएफ ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली है, ये लश्कर-ए-तैयबा का ऑफशूट है। You're talking about an offshoot of Lashkar-e-Taiba. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अब तो लश्कर-ए-तैयबा ही पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सटिंक्ट हो चुका है। Let me tell you, Lashkar-e-Taiba is a name from the past. It is totally defunct. It does not exist. पाकिस्तान की इस डिनाइल की आदत की कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बड़े अच्छे से पोल खोली। कुछ दिन पहले वो अल अरबिया चैनल से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस तरीके से डिनाई करने में मास्टर है। Don't forget that Pakistan is बाय द वे, ये जो आपको अभी गोरा दिख रहा है, ये गोरा भी इंडियन नहीं है। बॉटम राइट चेक करते रहो, ठीक है? तुम्हें पता चलता रहेगा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, जो तुम इंटरनेशनल मीडिया बार बार चिल्ला रहे हो। भाई आपकी हर जगह झंड हो रही है पाकिस्तान की। a master of denial. पहले पाकिस्तान ने डिनाई किया था कि 26/11 के मुंबई हमले में उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन जब एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया तो उन्हें बाद में एडमिट करना पड़ा। पहले पाकिस्तान ने डिनाई किया था कि ओसामा बिन लादेन के बारे में उन्हें कुछ भी पता है, और फिर पकड़ा गया ओसामा पाकिस्तान आर्मी बेस के पास एक मिलिट्री कैंप में। ये सब दोगलापन है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी काफी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट से, जिसके आधार पर इंडिया ने एक्ट किया। नहीं तो इंडिया क्यों एक्ट करता? क्या ही चाहिए भारत को पाकिस्तान से आखिर? India is a status quo power. It wants nothing that Pakistan has. It is focused on growing its economy, improving its high technology, providing a future for its young people. It is entirely happy to be left alone by Pakistan, and it will leave Pakistan alone. Exactly. शशि थरूर ने यही कहा कि ये अटैक्स बड़े प्रिसाइज और रिस्ट्रेन्ड थे। हम एक भी सिविलियन लाइफ का लॉस नहीं चाहते थे। किसी भी सिविलियन या मिलिट्री साइट पर अटैक नहीं किया गया। ये अटैक रात में किया गया ताकि आसपास कोई सिविलियंस ना हो। और जहां अटैक हुआ वो केवल इंडियन अथॉरिटीज द्वारा नहीं, बल्कि इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी के द्वारा लिस्ट की गई टेरर साइट्स थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FAT, आज से कई साल पहले, मतलब ये मैं कोई रीसेंट ईयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस टाइम पे छोटा हुआ करता था। आई वाज लाइक 16-17 ईयर्स ओल्ड, जबकि मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ। मैं एक चैनल को देखा करता था, रिएक्शन चैनल को, और उसमें ना वो पाकिस्तानी भाई थे, वो पता नहीं किसी AIB के रिएक्शन कर रहे थे किसी सीरीज़ का, या किसी और TVF की सीरीज़ का रिएक्शन कर रहे थे। एंड करते करते उन्होंने सडनली कहा, अरे इंडिया में नाइट क्लब्स हैं, ये कब हुआ? लाइक ही वॉज लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री, आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रह रहे थे। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड ऑन दैट रिएक्शन ऑफ हिज, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि भाई पाकिस्तानी लोगों को कुछ पता ही नहीं इंडिया में क्या क्या है। मतलब अगर ये लोग शायद इंडिया में बॉर्डर के इस तरफ आए ना, तो इनको रियलाइज होगा कि भाई आपका देश कितना पीछे छूट गया, और आपको ये बात रियलाइज भी नहीं हो रही। दे रियली थिंक देर ऑन पार विद इंडिया। जब आपको या तो अपना देश पता है, या फिर आपको सीधा फॉरेन लैंड पता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या ऐसी जगह है, आपको ये पता ही नहीं कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं आज से सालों पहले से, जो फॉरेन कंट्रीज में भी हैं। चाहे हमें कोई कितना भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहता रहे, पर जो डेवलप्ड एरियाज हैं हमारे देश के, वो इतने ज्यादा डेवलप्ड हैं कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। पाकिस्तान में जेन्युइनली इन चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों को, वो अलग प्लेनेट पे रह रहे हैं भाई। TF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर बनाए रखती है। ये दुनिया के अलग अलग देशों को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट पर डालती है उनके आतंकी कनेक्शंस के आधार पर। पाकिस्तान इसकी इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग वाली ग्रे लिस्ट में 3 बार डाला जा चुका है। आखिरी बार ऐसा हुआ था जून 2018 में। FATF ने पाकिस्तान के सुधरने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जिसमें 34 आइटम्स थे टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए। पाकिस्तान ने इन चीजों पर एक्शन लेने की प्रॉमिस करी और अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसा होते ही पाकिस्तान फिर से क्या करने लग जाता है, ये 2 महीने पहले की रिपोर्ट देखिए। इंटेल लैब के जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन सिमोन ने इंडिया टुडे को एक सैटेलाइट इमेजेस की एनालिसिस दी। इसमें पता चलता है कि जैश ए मोहम्मद का जो सबसे वाइडली एक्नॉलेज्ड बेस है बहावलपुर में, वो 2011-12 के कंपैरिजन में उसका साइज अब तक डबल हो गया है। See, this is how our country operates. ठीक है, अगर उनसे ये पूछा गया कि आपके पास प्रूफ्स क्या हैं, तो वो सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस जिनको कंफर्म किया जा सकता है, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं डेटाबेस में होंगे।
और जब पाकिस्तान से प्रूफ्स मांगे जा रहे हैं वो कह रहे हैं सोशल मीडिया देख लो आप हमारा। और लोग मान के राजी नहीं है भाई, ये कितनी स्टूपिड बात है। लोग ये बात मान के राजी नहीं है कि हमारे लोगों के पास एक लेजिटिमेट प्रूफ है इन चीजों का, जो ऑपरेशंस किए गए हैं उनका एक लेजिटिमेट प्रूफ है हमारे पास। अनलाइक यू पीपल जो फेक वीडियोस उठा रहे हैं, इमेजेस को मॉर्फ कर रहे हैं, जहाज को मॉर्फ करके सबमरीन बना रहे हैं नेवी दिखाने के लिए, पता नहीं क्या क्या। अबे शर्म करो। 18 एकड़ में अब ये फैल चुका है। लेट 2022 में जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया था, उसी समय पर यहां कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ गई थी। इंडिया टुडे की देखो ऐसे होती है ब्रीफिंग, बैक टू बैक सैटेलाइट इमेजेस से। ओपन इंटेलिजेंस टीम ने पाया कि 16 फरवरी को उस्मान ओ अली कैंपस में जैश ए मोहम्मद की गैदरिंग हुई थी। इस जगह को टेररिस्ट रिक्रूटमेंट और फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब 5 महीने पहले की ये रिपोर्ट देखिए, यानी दिसंबर 2024 की। स्पेक्टिकल डू मोंड नाम की एक फ्रेंच मैगजीन है जिसमें एडिटर इन चीफ एंटोनी कोलोना ने एक आर्टिकल लिखा, जैश ए मोहम्मद ट्रबल्ड गेम्स इन पाकिस्तान। इस रिपोर्ट में बताया गया कि प्लैनेट लैब्स वेबसाइट पर सैटेलाइट फोटोज मौजूद हैं जिनमें दिखता है कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के 2 ठिकाने हैं, मरकज सुभान अल्लाह और उस्मान ओ अली मस्जिद। अब ये जो मस्जिद वाली बात है, उस्मान ओ अली मस्जिद जो बोला है, तुम सोचो ये कितनी डिस्टर्बिंग चीज़ है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स के आड़ में ये लोग हो गए और रिलीजन के आड़ में क्या गंदगी फैला रहे हैं। पीपल ऑफ पाकिस्तान नीड टू बी रियली अलार्म्ड बाय ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ना ही तो बस आपके देश का नाम खराब हो रहा है, बट आपके रिलीजन को ये साथ में लेके डूब रहे हैं। दुनिया का ट्रस्ट आपके रिलीजन में खत्म हो रहा है, बस और बस इनकी बेवकूफियों की वजह से। एंड यू स्टिल स्टैंड बिहाइंड देम, सपोर्ट देम। पाकिस्तानी लोगों को वैसे तो बोलना कोई पॉइंट नहीं है, मुझे पता है अभी वीडियो के नीचे गाली बक के चले जाएंगे लोग, तो कोई पॉइंट नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है जब तक इंटरनली चेंज नहीं आएगा ना, वो लेवल ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में बढ़ेगा नहीं, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो बढ़ेगा नहीं, तब तक एक इंटरनल चेंज नहीं आ पाएगा। और जब तक इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज नहीं आएगा तब तक कोई सुधार नहीं होने वाला इस जगह का। आतंकियों की इंडोक्ट्रिनेशन और ट्रेनिंग के अड्डे हैं। सैटेलाइट इमेजरी के अलावा आई विटनेस अकाउंट्स बताते हैं कि ये खुले तौर पर चल रहे हैं और एक कॉम्प्लेक्स तो पाकिस्तान मिलिट्री बेस से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का एक रिसर्जेंस हो रहा है। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि बहावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है, हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर रहे हैं। बहावलपुर के डिप्टी कमिश्नर शाहजेब सईद ने विजिटिंग जर्नलिस्ट को कहा कि ये सिर्फ एक रूटीन मदरसा है जिसका जैश ए मोहम्मद से कोई लिंक नहीं है। लेकिन अक्टूबर 2022 की द प्रिंट की ये रिपोर्ट देखिए। 2 सूत्रों ने द प्रिंट को बताया कि जैश ए मोहम्मद ने करीबन 4 एकड़ नई जमीन खरीदी है और ये अपने बहावलपुर कॉम्प्लेक्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। उस गांव के लोकल नंबरदार जाहिद चन्नार ने ये जमीन बेची थी अब्दुल रौफ को। ये अब्दुल रौफ मसूद अजहर का भाई है। अमेरिका ने 2010 में इसे भी डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया था। उसके पीछे कारण था कि 2008 में इंडिया में किए गए हमलों के पीछे ये जिम्मेदार था। अभी यही अब मुझे जेन्युइनली लगता था कि जो हम मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, वो बहुत अलग लेवल एग्जैजरेटेड होता है कि एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए या फिर एक टेररिस्ट इन्फॉर्मेंट को पकड़ने के लिए पुलिस एक बस्ती में गई और वो बस्ती के सारे लोग खड़े हो गए उसको डिफेंड करने के लिए कि आप हमारे कैसे लेके जा रहे हो हमारे बंदे को। और मुझे लगता था यार ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड है, ये नहीं हो सकता, बट ये क्लियरली मुझे होता दिख रहा है। ये अपने लोगों को वो रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आप कितना भी प्रूफ रख दो लोगों के सामने, वो मानेंगे नहीं, वो लड़ेंगे इनके लिए और पूरे जोश से लड़ेंगे। दैट्स क्रेजी। अब्दुल रौफ एक फोटो में देखा गया जहां वो मारे गए आतंकवादियों के लिए फ्यूनरल प्रेयर्स लीड कर रहा था और उसी फोटो में पीछे खड़े हुए दिख सकते हैं पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल्स। वहां जो कॉफिन्स हैं उन पर पाकिस्तान का झंडा भी लगा है, यानी इन आतंकवादियों को स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है। तो सोचिए ये पाकिस्तानी स्टेट के बारे में क्या कहता है। इंडियन हाई कमिश्नर टू द यूके विक्रम डोराई स्वामी ने स्काई न्यूज से बात करते हुए यही फोटो दिखाई। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी ये फोटो दिखाई। इससे ज्यादा और क्या एविडेंस
एविडेंस चाहिए। द प्रिंट के हाथ लगी जैश ए मोहम्मद की एक चिल्ड्रंस मैगजीन जिसका टाइटल था मुसलमान बच्चे। इसमें देखा गया कि वहां मदरसे में पढ़ने वाले 600 बच्चों को कैसे जिहाद को सपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। नवंबर 2022 में भाई ये तो आपके डिफेंस मिनिस्टर ने ही बोल दिया कि द चिल्ड्रन इन मदरसाज आर आवर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। हमारे बच्चे लड़ाके, कुछ ऐसे करके बोला उन्होंने। एंड दैट्स डिस्टर्बिंग भाई। प्रिंट को ऐसे फोटोज और वीडियोस मिले जिनमें देखा गया कि उस साल जो जमीन एक्वायर की गई वहां जैश ए मोहम्मद ने कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर दी थी। इन सब चीजों से आप देख सकते हैं कि जो शशि थरूर ने बात कही थी वो 100% सच थी। These are extremely well-known terror bases, the headquarters of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur and the headquarters of the Lashkar-e-Taiba in Muridke. These are not innocent places. जहां इंडिया ने अटैक किया था बहावलपुर की साइट पर, वो एक वेल नोन टेररिस्ट साइट थी। 3 जनवरी 2022 को जैश ए मोहम्मद ने, और उसके बाद जब इन्होंने ये झूठ स्प्रेड किया अपने कंट्री में कि हमारे सिविलियंस को मारा है, हमारे रिलीजियस प्लेसेस को जो है टारगेट किया गया है, तो लोग कमेंट्स में, क्योंकि ऑब्वियसली वो जेन्युइनली अपनी न्यूज़ की बात मानेंगे ना, वो कमेंट्स में जब लोग कह रहे थे कि पूंछ अटैक में पाकिस्तान ने कितनी नीच हरकत की है, तो वो आके लिख रहे थे कि तुमने अगर हमारे मदरसों को टारगेट किया है, हमारे रिलीजियस होली प्लेसेस को टारगेट किया है, तो भाई हम भी तुम्हारे गुरुद्वारा को छोड़ेंगे नहीं। तो गुरुद्वारे को जो किया था, शेलिंग की थी, वो जस्टिफाइड है क्योंकि हमारे लोगों पे पहले हुआ। ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है इस टाइम पे। पीओके में एक पब्लिक गैदरिंग की। दिसंबर 2021 में जो श्रीनगर पुलिस पर आतंकी हमला हुआ था, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की और फ्यूचर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए फंड रेज की। पाकिस्तान की सरकार से यहां सीधा सवाल किया जाना चाहिए, और कितने सबूत चाहिए कि ये आतंकवादी संगठन अभी भी एक्टिव हैं आपके देश के अंदर। अजीब बात तो यह है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सियासत FATF को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही है। एक काम कीजिए, आप लोग जाकर दोस्तों उनके ट्विटर हैंडल को टैग कीजिए। उनका ट्विटर हैंडल है FATF न्यूज। उन्हें टैग करते हुए जरा ट्वीट करके इस वीडियो का लिंक पोस्ट कीजिए और डिमांड कीजिए कि इन सबूतों के बेसिस पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा से डाला जाना चाहिए। यहां पर सवाल IMF पर भी उठता है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए $2.3 बिलियन का लोन पैकेज अप्रूव कर दिया। AIMIM के नेता OAC ने पाकिस्तान को इंसानियत के लिए एक खतरा बताया है। उन्होंने इस फंड को इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड कहा। माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। उन्होंने IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को लेकर हैरत जताई कि अमेरिका, जर्मनी और जापान इसके लिए कैसे तैयार हो गए। आखिर USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं। हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। अभी तक हमने जैश ए मोहम्मद की बात की, अब लश्कर-ए-तैयबा के कारनामे सुनिए। कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी NIA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2021 में मुंद्रा पोर्ट में जो, मुझे ऐसी मन किया बात करने का एक ओवैसी वाला स्टेटमेंट देख के कि भाई देश का मुसलमान ना ऐसा है, वो अपने देश के साथ खड़ा हुआ है, तो अपने जो डिफरेंसेस है ना, वो एटलीस्ट वॉर टाइम तक छोड़ दो। जब तक देश इस मुसीबत से नहीं निकल जाता तब तक छोड़ दो, क्योंकि इस टाइम पे एका बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सैड बात है कि हमारे देश में बैठे हुए बहुत सारे लोग पाकिस्तान का नैरेटिव सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ही बोलूँ मैं, मतलब क्या शब्द है आपके लिए जो आपको इंसल्टिंग फील हो। इट्स सैड। जो 2,900 किलो से ज्यादा का हीरोइन सीज हुआ था, उसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए थी। ये लश्कर-ए-तैयबा की नार्को ट्रैफिकिंग स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था। देश के युवाओं को ड्रग्स बेचकर भारत को कमजोर किया जाए और उससे जो पैसे मिले उसे टेरर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट के बेंच को कहा, देखिए पहलगाम में मासूम पर्यटकों को गोली मारकर उन्होंने भारत के साथ क्या किया है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पहले भी सिमिलर कंसाइनमेंट्स अफगानिस्तान से भारत लाई गई है। इन ड्रग्स को दिल्ली के नेप सराय और अलीपुर के इलाकों में वेयर हाउसेज में रखा गया और फिर इनकी सेल से आने वाले पैसे को लश्कर-ए-तैयबा को रूट किया गया। उन्होंने कहा कि पेटिशनर कबीर तलवार, जिसने जमानत की अर्जी लगाई है, वो इस ड्रग सिंडिकेट का एक हिस्सा है। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड ने उस समय अक्टूबर 2021 में कहा था कि 15 नवंबर से वो अपने सभी टर्मिनल्स में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आने वाले कंटेनर कार्गो को हैंडल करना ही बंद कर देंगे। लेकिन maritime-gateway.com पर दिसंबर 2021 की ये रिपोर्ट देखिए। 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था ढंग से कि उन्होंने अपने इस डिसीजन को विदड्रॉ कर लिया। इसके 7 महीने बाद जुलाई
दैट इंडीड इज बिजनेस भाई, दैट इज। 2022 की ये खबर देखिए। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक कंटेनर से 70 किलो हेरोइन जब्त की, जिसकी कीमत 350 करोड़ रुपए थी। कहां से सीज की गई है? मुंद्रा पोर्ट के पास से। अब एएसजी ने कोर्ट को बताया है कि 2021 की ड्रग सीज के केस में एक की विटनेस, एक रिटायर्ड कस्टम्स ऑफिशियल, संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। एनआईए ने एफिडेविट में बताया था कि नार्को ट्रैफिकर अफगानिस्तान में था। उसने पाकिस्तान की आईएसआई और ईरानियन मिडलमैन की मदद से 2900 किलो से ज्यादा का हीरोइन अफगानिस्तान से ईरान भेजा और फिर भारत में इंपोर्ट किया। इसे टैल्क पाउडर के नाम पर छुपा कर इंपोर्ट किया। लश्कर-ए-तैयबा 1986 में फॉर्म हुआ था, जब जिया उल हक का इस्लामाइजेशन प्रोसेस चल रहा था। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि मैं लेजिट अभी वो हॉलीडे मूवी का जो टेररिस्ट वाला म्यूजिक होता है ना, मेरे दिमाग में वो बज रहा है बैकग्राउंड में भाई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मूवी की स्क्रिप्ट सुन रहा हूं। ये लोग क्या कर रहे हैं? इनकी सारी एनर्जी इस सब में लग रही है। हम अपने देश के बच्चों को पढ़ा लें, तरक्की करवा दें, देश का अच्छा नाम करें, सड़कें बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें। नहीं भाई, कोविड बेचेंगे भाई। ये जीटीए खेल रहा है भाई रियल लाइफ में। और भाई GTA 6 तक जिंदा रहना है भाई, हमने डिले हो गई है। इस संगठन ने बहुत से टेरर ऑपरेशंस किए। दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर आतंकी हमला, जुलाई 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन्स में धमाके, 26/11 अटैक में भी इन्हीं का ही रोल था। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट एशली टेलिस ने एक आर्टिकल लिखा है कार्नेजी इंडाउटमेंट फॉर पीस के लिए। उन्होंने लिखा कि शुरुआत से ही पाकिस्तान लश्कर को फेवर करता रहा है। लश्कर आतंकी डेविड हेडली ने बताया था कि उसने 2008 में मुंबई अटैक्स के लिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया था। एक समय पर लश्कर-ए-तैयबा ने अपना एक चैरिटी विंग बनाया था, जमात-उद-दवा। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इन दोनों को ही बैन कर दिया गया है। मार्च 2019 में पाकिस्तान ने भी इस जमात-उद-दवा को बैन किया। लेकिन 2022 की हडसन इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट देखिए। ये पाकिस्तान की अकेली जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के नेशनलिस्ट इस्लामिस्ट एम से अलाइन करती है। बताया गया है कि बलोचिस्तान में अपना एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान सरकार लश्कर-ए-तैयबा उर्फ जमात-उद-दवा पर निर्भर रही है। पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया है। जरा सोचिए, पाकिस्तानी सियासत एक आतंकी संगठन का इस्तेमाल कर रही है परसीव्ड थ्रेट से लड़ने में। इससे ज्यादा गई गुजरी सिचुएशन किसी देश के लिए क्या हो सकती है? इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है। इन्हीं सब चीजों की वजह से दुनिया को तो ये हमेशा से ही पता है, बस ये है कि डिस्कशन इसके ऊपर अब होनी शुरू हो गई है। और पाकिस्तान के लोगों को भाई कितना भी बोल लेना आंखें खोलने के लिए, वो तुम्हें गाली बक के जाएंगे। जब तक कॉन्सिक्वेंस ऐसे नहीं आ जाएगा ना, बिल्कुल सामने आगे खड़ा नहीं हो जाएगा कि भाई अब तो हमारे लग गए बहुत बुरे, तब तक ये लोग नहीं मानेंगे। और जब ये हो भी जाएगा, आई एम प्रिटी श्योर उस टाइम पे विक्टिम कार्ड आ जाएगा कि भाई इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया, हमारा अनाज बंद कर दिया, हमारी फसलें सुखा दी, ये वो, इंडिया बहुत ही गंदा देश है भाई, डिक्टेटरशिप चल रही है वहां पे। उस टाइम पे भी यही नैरेटिव छेड़ेगा पक्का। पाकिस्तान एक जहन्नुम बन चुका है। 2024 की ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट देखो। इस लिस्ट में 163 कंट्रीज हैं। पाकिस्तान की रैंक 140 पर आती है। इतना ज्यादा अनसेफ हो गया है पाकिस्तान में रहना। और ये चीज पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट्स भी बताती हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज एक इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 2024 का साल पिछले 10 सालों में सबसे डेडली साल रहा है। पिछले साल के मुकाबले पाकिस्तान में 40% ज्यादा अटैक्स हुए। टोटल में 905 इंसिडेंट्स, जिनमें से 444 इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक्स थे, जिनमें से 685 सोल्जर्स और पुलिस ऑफिसर्स मारे गए और 927 सिविलियन आम लोग। पिछले कई दशकों से इसी तरीके से पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कुछ पावर हंग्री पॉलिटिशियंस बेवजह भारत से लड़ाई करते हैं, मसल फ्लेक्सिंग करते हैं और इसी बहाने देश के डिक्टेटर बन जाते हैं। ना कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ अता पता, कितने बने कितने बिगड़े, ना डेमोक्रेसी का कुछ पता। लोकतंत्र तो ऐसा है कि आज तक कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। किसी को गोली मार दी जाती है, किसी का तख्ता पलट, किसी को फांसी पर लटका दिया जाता है, तो कोई एग्जाइल में और कोई जेल में। आज भी इमरान खान जेल में है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके साथ टॉर्चर किया गया है। जैसा मैंने बताया था, शोषण की न्यूज है टॉर्चर के साथ साथ की, बट भाई क्या ये सब देख के भी पाकिस्तानी लोगों को डर नहीं लगता कि उनके देश में क्या हो रहा है?
मतलब आप अभी की बात शायद डिनाई कर दो, पर जो पास्ट से होता जा रहा है वो तो आपके सामने ही हुआ है ना भाई। आपका कोई भी प्राइम मिनिस्टर टिक नहीं पा रहा, कोई भी सरकार टिक नहीं पा रही, जो भी लंबे टाइम रह जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जा रही है। क्या ये करप्शन के साइंस नहीं है? बहुत ही अलग लेवल करप्शन के। अबे प्रूफ तो तुम्हारे सामने है भाई, कबूतर की तरह आंखें मूंद लोगे तो कहां से तुम्हें कलेश दिखेगा, कहां से तुम्हें मुसीबत दिखेगी अपनी तरफ आते ही? तुमने तो आंखें मूंद ली। इलेक्शंस भी फेयर तरीके से नहीं हुई हैं, पूरे देश का मजाक बनकर रह गया है। ऐसे में आम लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल है। मार्च 2023 में याद है कराची में क्या हुआ था? 11 लोग भगदड़ में मारे गए, जिनमें से 5 औरतें और 3 बच्चे शामिल थे। भगदड़ वहां हुई जहां रमजान के दौरान मुफ्त खाना बांटा जा रहा था। उसी समय की एक और खबर देखिए, खैबर पख्तूनवा में चरसड्डा में मुफ्त आटा बांटा जा रहा था, स्टैम्पीड हो गया, 1 की मौत 8 इंजर्ड। मुफ्त आटे के लिए लोग लाइन में खड़े होते वक्त मारे जा रहे हैं, सोचकर देखिए। इससे याद आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। क्या आप I mean, हम लोग पता क्या मीम्स वगैरह देखते हुए थोड़ा माहौल अलग होता है, बट व्हेन यू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट दिस कि कैसे आटे के कट्टों के लिए एक दूसरे को इस टाइम पे लोग मार रहे हैं लाइन में खड़े हुए। ब्रो, इमेजिन दैट सिचुएशन इन योर कंट्री। दैट्स हॉरिबल। क्या आप जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले साल 1775 में फ्रांस में फ्लावर वॉर्स हुई थी, आटे को लेकर वॉर्स हुई थी। क्या पाकिस्तान में भी तो कोई रेवोल्यूशन नहीं आने वाली? अगर रेवोल्यूशन आए तो बस एक बात का ध्यान रखना, ये जो रिलीजियस फैनेटिज्म है, हर चीज में रिलीजन डालना, इस चीज को खत्म करना बहुत जरूरी है। जब तक पॉलिटिक्स में रिलीजन रहेगा तब तक आप बेवकूफ बनते रहोगे। मैं फवाद खान, माहिरा खान जैसे सेलिब्रिटीज से कहूंगा, अगर वाकई अपने देश की फिक्र है तो इसे सुधारने पर फोकस करो, हिम्मत करो। नहीं बोल सकते। फवाद खान जैसे एक्टर्स जब इंडिया में आते हैं, यहाँ काम करते हैं, तो वो प्रेज करते हैं इंडिया के माहौल को, इंडिया की इंडस्ट्री को, इंडिया के काम करने के तरीके को। बट इस वक्त में वो चाह के भी नहीं बोल सकते भाई, उनको जिंदा रहना है। फवाद खान की जान को खतरा हो जाएगा भाई कल अगर वो ऐसी पोस्ट डाल दे वहां से। जीने कहाँ देंगे लोग उसको उसके बाद? इंडिया ने तो अपने दरवाजे बंद कर दिए, इंडस्ट्री के तो छोड़ो, सोशल मीडिया तक के बंद कर दिए। क्या कर लेगा फवाद खान? अगर ये जानते भी होंगे ना कि रियलिटी का है, क्योंकि देव बिन हियर, देव वर्कड हियर, देव नोन पीपल हियर, उसके बाद भी ये नहीं बोल सकते। अपनी सरकार से सवाल करने की, सवाल करो अपनी सियासत से। पाकिस्तान एक आतंकी देश क्यों बन रहा है? सवाल करो कि इन आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान की मिलिट्री इतना सपोर्ट क्यों करती है? अब जब तुमने ये सब देख लिया है, सारे सोर्सेस कंफर्म्ड है, और मैं अपने ही लोगों की बात कर रहा हूं, तो क्या आज भी तुम पीस ओवर वॉर वाले नारे लगाओगे? तुम ये कहोगे इंडिया जो कर रहा है गलत कर रहा है? एक बात याद रखना कि पांडवों ने भी ना सालों साल कौरवों का अत्याचार झेला था अपने राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बनाए रखने के लिए। पर वो मिली कब? जब कृष्ण भगवान ने फाइनली अर्जुन से उसके शस्त्र उठवा दिए। तो कभी कभार लड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। जवाब ना दो तो सामने वाले की हिम्मत गलत काम करने की बढ़ती है। अब अगर अगला देश तरक्की नहीं करना चाहता तो ना करे, पर हमें तो मत रोके। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस वॉर। सो ये पीस ओवर वॉर वाली बातें बहुत सुनने में अच्छी लगती हैं, पर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे ये कहीं स्टैंड नहीं करती। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों, एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। Peace.